दोस्तों, हिम मिस्टिक वापस आ चुका है। आपका इंतजार खत्म हुआ, लेकिन रहस्य अभी बाकी हैं। आज के इस महा एपिसोड में हम उन 3 सबसे खौफनाक मिस्ट्रीज को दोबारा देखेंगे जिन्होंने आपकी नींद उड़ा दी थी, पर कुछ नए फैक्ट्स और नए रहस्यों के साथ। अगर आपने ये मिस कर दिया था तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आप रात को अपने परिवार के साथ सोएं और सुबह उठने से पहले आपको अपना घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब छोड़कर भागना पड़े। एक इंसान नहीं, एक परिवार नहीं, बल्कि 84 गांव, 84 विलेजेस एक ही रात में गायब। न कोई चीख, न कोई लाश और न कोई सुराग। राजस्थान का कुलधरा गांव। कहते हैं उस रात यहां के ब्राह्मणों ने जाते जाते इस जमीन को एक ऐसा श्राप, कर्स दिया था कि आज 200 साल बाद भी यहां कोई बस नहीं पाया। जो भी यहां रुकने की हिम्मत करता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिस पर विज्ञान भी भरोसा नहीं करता। क्या है कुलधरा के वीरान सन्नाटे का सच? चलिए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हिमांशु। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच है। राजस्थान के जैसलमेर से कुछ दूर बसे एक गांव कुलधरा का, एक ऐसा श्रापित गांव जो आज भी वीरान पड़ा है और वहां जाने वाले को आज भी अजीबो गरीब एहसास होते हैं। चलिए चलते हैं चल चला चल के इस सफर में, उस रात के खौफनाक सच को जानने। कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक बहुत अमीर और खुशहाल गांव हुआ करता था। यह गांव अपनी बुद्धि और व्यापार के लिए जाना जाता था। यहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उस गांव पर नजर पड़ी एक शैतान की। वो शैतान था जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह। सालिम सिंह को लड़कियों का बहुत शौक था और उसकी बुरी नजर कुलधरा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर कल पूर्णमासी की रात तक वो लड़की उसे नहीं मिली तो वो पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। अब गांव वालों के पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी बेटी उस जालिम को सौंप दें या फिर अपना पुश्तैनी घर छोड़ दें। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपना स्वाभिमान चुना। उसी रात कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों ने एक गुप्त फैसला लिया, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। एक ही रात में बिना किसी शोर शराबे के हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर वहां से निकल गए। वो कहां गए? किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, लेकिन जाते जाते उन्होंने उस गांव को एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं बस पाएगा, और वो श्राप आज भी सच साबित हो रहा है। आज भी कुलधरा वीरान पड़ा है। जिसने भी वहां रात रुकने की कोशिश की, उसके साथ भयानक हादसे हुए। आज यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में है। दिन में यहां टूरिस्ट आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही इस गांव के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी रात को यहां उन ब्राह्मणों के कदमों की आहट और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। क्या यह सिर्फ एक वहम है, या सच में कुलधरा की हवाओं में उस रात का दर्द आज भी जिंदा है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए पेज को फॉलो करना न भूलें। दिल्ली का संत नगर इलाका। तारीख 1 जुलाई 2018। सुबह के 7 बज रहे थे। आम तौर पर इस गली में हलचल होती है, दूध वाले की घंटी बजती है, लेकिन उस दिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। पड़ोसियों को लगा भाटिया परिवार शायद आज देर तक सो रहा है, लेकिन उस घर के अंदर जो हुआ था वो सोने से नहीं, हमेशा के लिए खामोश हो जाने से जुड़ा था। एक घर, 3 पीढ़ियां और 11 लाशें। जब पड़ोसी गुरचरण सिंह ने दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। छत की लोहे की जाली से 11 लोग लटक रहे थे, आंखें बंद,
मुंह पर टेप और हाथ बंधे हुए, जैसे किसी ने उन्हें कठपुतलियों की तरह टांग दिया हो। यह कोई मर्डर नहीं था और ना ही कोई साधारण सुसाइड। यह था एक ऐसा धार्मिक अनुष्ठान जो गलत हो गया। आज हम खोलेंगे उस डायरी के पन्ने जिसने 11 हंसते खेलते लोगों को मौत के घाट उतार दिया। स्वागत है हिमांशु विजन में। इस खौफनाक मंजर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भाटिया परिवार दिल्ली के सबसे सीधे साधे और इज्जतदार परिवारों में से एक था। घर में 2 बेटे थे, भवनेश और ललित, और एक बुजुर्ग मां, नारायणी देवी। पड़ोसी बताते हैं कि ये लोग कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। घर में रोज सुबह शाम पूजा होती थी। बच्चे पढ़े लिखे थे। प्रियंका की तो सगाई भी हो चुकी थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन इस हंसते खेलते परिवार की डोर घर के छोटे बेटे ललित के हाथ में थी। साल 2004 ललित की जिंदगी का वो साल जिसने सब बदल दिया। ललित पर जानलेवा हमला हुआ था। उसे इतना मारा गया कि उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। कई सालों तक ललित खामोश रहा। वो इशारों में बातें करता था। डिप्रेशन और डर ने उसे घेर लिया था। लेकिन फिर 2007 में घर के मुखिया यानी ललित के पिता भोपाल सिंह की मौत हो गई। पिता की मौत ने ललित को निराश कर रख दिया। वो घंटों पिता की फोटो के सामने बैठा रहता। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। जिस ललित की आवाज डॉक्टर्स के हिसाब से जा चुकी थी, वो अचानक बोलने लगा। उसने परिवार को बताया कि उसके मरे हुए पिता सपने में उसके पास आते हैं और उसे रास्ता दिखाते हैं। यहीं से शुरुआत हुई उस डायरी की और उस अंधविश्वास की। पुलिस को घर की तलाशी लेते वक्त मंदिर के पास से कुछ रजिस्टर मिले। 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 11 रजिस्टर। शुरुआत में पुलिस को लगा कि यह घर का हिसाब किताब होगा, लेकिन जब इन डायरियों को खोला गया तो पुलिस वालों के होश इन पन्नों पर पिछले 11 सालों की कहानी लिखी थी। हर दिन क्या करना है, क्या खाना है और कैसे जीना है, सब कुछ। लेकिन सबसे खौफनाक था वट तपस्या या बद्दच पूजा का वो पेज। डायरी में साफ साफ लिखा था, रात के 1 बजे सबको एक साथ आंखों पर पट्टी, मुंह पर टेप और गले में फंदा। उसमें लिखा था, जब तुम सब लटक जाओगे और गर्दन कसेगी, ठीक उसी वक्त दादाजी आएंगे और तुम्हें बचा लेंगे। पुलिस हैरान थी क्योंकि लाशों की हालत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा इन पन्नों पर लिखा था। वो मरे नहीं थे, वो तो बस बचाए जाने का इंतजार कर रहे थे। 30 जून 2018 की रात गली में लगे सीसीटीवी कैमरों ने उस डरावने सच को कैद कर लिया था। रात के 10 बजे घर की औरतें बाहर से प्लास्टिक के स्टूल लाते हुए दिखीं। कुछ देर बाद घर के बच्चे बिजली के तार लाते हुए दिखे। 10:40 पर एक डिलीवरी बॉय 20 रोटियां लेकर आया। यह उनका आखिरी खाना था। रात के 11 बजे पूरा परिवार सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सोने के लिए नहीं। छत पर बंधा हुआ उनका कुत्ता टॉमी लगातार भौंक रहा था। शायद उसे एहसास हो गया था कि नीचे कुछ गलत हो रहा है। 1 बजता है। डायरी में लिखे वक्त के हिसाब से पूजा शुरू होती है और फिर एक एक करके 11 लोग फंदे पर झूल जाते हैं। कोई चीख नहीं, कोई चिल्लाना नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह मौत नहीं बल्कि मुक्ति है। अगली सुबह जब दूध वाला आया
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 11 जानें जा चुकी थीं और पीछे रह गए थे सिर्फ 11 पाइप और वो डायरी। बुरारी कांड आज भी एक अनसुलझी पहेली है। विज्ञान इसे शेयर्ड साइकोसिस, मानसिक बीमारी कहता है, और लोग इसे अंधविश्वास। आपको क्या लगता है, क्या वाकई दादाजी उन्हें बचाने आने वाले थे या यह सिर्फ एक वहम था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहर की रफ्तार कभी नहीं रुकती, लेकिन 1980 के दशक में बंबई और कलकत्ता की रफ्तार थम गई थी। डर एक ऐसे साए का था जिसका न कोई चेहरा था और न कोई नाम। वो तब आता था जब आप गहरी नींद में होते थे। हथियार कोई बंदूक या चाकू नहीं, बल्कि एक भारी स्टोन यानी पत्थर। 13 से ज्यादा कत्ल और पुलिस के पास सुराग के नाम पर सिर्फ लाशें थीं। कौन था वो? कोई पागल, कोई तांत्रिक, या कोई ऐसा जो सिर्फ मारने के लिए पैदा हुआ था? मिलिए भारत के सबसे खौफनाक सीरियल किलर से, जिसे दुनिया कहती है द स्टोन मैन। कहानी शुरू होती है साल 1985 से, बंबई के सायन और किंग सर्कल इलाके से। यहां फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूरों की लाशें मिलने लगीं। तरीका हर बार एक ही था। कातिल एक 30 किलो का पत्थर उठाता और सो रहे इंसान के सिर पर पूरी ताकत से मार देता। एक ही वार और खेल खत्म। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो किसी को लूटता नहीं था। न पैसे गायब होते थे, न सामान। उसका मकसद सिर्फ मारना था। 2 साल तक, 1987 तक उसने 12 लोगों को अपना शिकार बनाया। पूरी मुंबई में दहशत थी। लोग रात को पहरा देकर सोने लगे। पुलिस ने जाल बिछाया, कई संदिग्धों को बंधक बनाए, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोई कहता था कि वो एक पागल भिखारी था, कोई कहता था कि वो एक तांत्रिक था जो इंसानी बलि देता था, और कुछ का मानना था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी। आज 40 साल बाद भी स्टोन मैन का केस अनसॉल्व्ड है। न वो कभी बंधक बनाया गया, न उसकी पहचान हुई। शायद वो आज भी जिंदा हो, किसी बूढ़े आदमी की शक्ल में आपके शहर में, या शायद आपके बगल से गुजरा हो।